नमस्कार साथियों। पर्यावरण की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज। और सभी साथियों, जो आपकी जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है यूपी टेट की, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पर्यावरण ईवीएस से आने वाले हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन, आपका जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था उसी चैप्टर से हम क्वेश्चंस को लाए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए लर्निंग व्हील पर, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे और साथ ही इस सेशन में हम लोग बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, प्रश्न दिया है, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या उल्टा सीधा होता है, या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पॉन्ड है, मान लो किसी तालाब में जो पिरामिड बनता है, तालाब का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, इस बात को हमें जानना है। ऑप्शन हमने समझ लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको हम बता दें कि तालाब का हमेशा जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। सबसे नीचे क्या होंगे? उत्पादक होंगे, यानी छोटे छोटे क्या होंगे आपके प्लांट्स होंगे, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। और इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन मतलब शैवाल टाइप के छोटे पौधे, एल्गी जैसे, ये पौधे आपके बॉटम पर ये नीचे की ओर पाए जाएंगे, जबकि जो बॉटम है वो ऊपर की ओर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके बाद जू प्लैंक्टन क्या होगा? जू प्लैंक्टन होगा। अब सबसे खास बात क्या है, भार की अगर बात करें तो नीचे भार कैसा है? कम भार है। इसके ऊपर बहुत सारी फिशेस पाई जाएंगी, जिन्हें हम बोलेंगे स्मॉल फिशेस। क्या बोलेंगे? स्मॉल फिशेस बोलेंगे, छोटी मछलियां जिन्हें बोलेंगे। और छोटी मछलियों को खाने वाली क्या है आपकी? लार्ज फिशेस, मतलब बड़ी मछलियां। अब बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाएंगी। तो अगर हम बात करें, भार किस ओर बढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर जैसे आगे बढ़ते हैं, तो अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा बढ़ेगा क्या? बायोमास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बायोमास बढ़ेगा। लेकिन बढ़ना कहाँ चाहिए? नीचे की ओर बढ़ना चाहिए, जहाँ उत्पादक या प्रोड्यूसर है। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर का भार उतना नहीं है जितना ऊपर बड़ी फिशेस का भार है। तो ये हमेशा जो बनता है पिरामिड, ये हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। हमेशा याद रखिए, जीव भार, तालाब का जीव भार पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका है। और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमेशा तालाब का जैव भार पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। यहाँ पर आपको जानना है वन का जीव भार पिरामिड कैसा होगा। वन का जीव भार पिरामिड अगर आप पूछा जाए तो आप हमेशा बताना कैसा होगा। वन का जीव भार पिरामिड हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड। देखो, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि घास स्थल, जो घास की एक खास श्रृंखला, आप जानते हो घास में सबसे पहले क्या होगी? ग्रास होगी। और ग्रास पर क्या पाया जाएगा? इसको खाने वाले क्या होंगे? आपके कीट होंगे, मतलब इंसेक्ट होंगे। घास को कौन खाएगा? तो घास को खाने वाले हमारे कीट हैं। कीटों को खाने वाले क्या है? मेढक है। और मेढक को कौन खा सकता है? आप सभी जानते हैं मेढक को कौन खा सकता है? तो सर्प खाएगा। और सर्प के खाने के ऊपर खाने वाला कौन है? तो यहाँ पर बाज है। ये एक खास श्रृंखला दी है, कहाँ की? तो ये घास स्थलीय खास श्रृंखला है। कौन सी स्थलीय खास श्रृंखला है? तो ये घास स्थल की एक खास श्रृंखला है, जिसमें यहाँ पर कीट क्या है? ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर आपका क्या है? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर कीट है। आपको ये भी याद रखना है कि अगर इस ऐसी खास श्रृंखला दी हो तो आपसे अगर पूछा जाए प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? कीट है। ये क्या है? शाकाहारी है। कैसा है? शाकाहारी है। ठीक। जबकि कीटों को जो खाएगा वो क्या होगा? मांसाहारी। ये तृतीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आप मान लीजिए कौन है? मेढक। ये सेकेंड नंबर का कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, आपको याद रखना है कंज्यूमर। और ये किसको खाएगा? तो कीटों को। कीटों को खाने वाले आपके क्या है? सर्प। ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। कैसा होगा? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? तो याद रखिए सर्प। और सबसे अंतिम में जो आपका उपभोक्ता है वो हमारा क्या है? बाज। ये चतुर्थ श्रेणी का है। कैसा है? चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हमारा क्या है? बाज है यहाँ पर। तो हमें ये याद रखना है कि इस खास श्रृंखला में पिरामिड कैसा बनेगा। तो पिरामिड की अगर बात करें तो घास स्थल का पिरामिड अभी हमने बताया था कैसा बनता है। घास, देखो आपको पता होगी, कोई भी अगर पिरामिड बनेगा, ठीक, तो उसमें घास ग्रास ज़्यादा होगी।
ग्रास पर पाए जाने वाले कीट कैसे होंगे, कम होंगे। भार में कैसे होंगे, भार में तो इंसेक्ट कैसे होंगे, कम। और इंसेक्ट के ऊपर क्या है, फ्रॉग, तो फ्रॉग की संख्या फिर कम होती चली जाएगी, भार भी कम होता चला जाएगा। इसके ऊपर क्या होंगे, स्नेक, और स्नेक को खाने वाले क्या हैं आपके, हॉक, हॉक मतलब बाज। तो हमेशा याद रखिए ऊपर की ओर क्या कम हो रहा है, ऊपर की ओर भार कम है। भार कहाँ कम है, तो ऊपर की ओर भार कम है। और नीचे की बॉटम पर कैसा है, बेस पर भार, बेस पर भार अधिक है, भार अधिक है। तो ये हमारा पिरामिड कैसा बनेगा, घास स्थल का। तो हमेशा याद रखिए ये हमेशा सीधा, सदैव सीधा बनेगा। या वन की भी बात कर लें तो वन में भी मतलब इसी तरह की खास श्रृंखला बनेगी, वहां भी बॉटम पर क्या होगा, भार अधिक होगा। तो ये इस तरह की दोनों जो परितंत्र में दोनों जो पिरामिड बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, सदैव सीधा बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है प्रश्न। अब आगे प्रश्न दिया है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कल मैंने एक नियम बताया था आपको, ऊर्जा का 10% नियम। याद रखिए ऊर्जा का 10% नियम क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ऊर्जा का 10% नियम दिया था, ये किसने दिया था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। और इसमें ये कहा गया था कोई भी अगर मान लो उत्पादक है, उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे, यहाँ उत्पादक में कौन आएंगे, तो आप जानते हो प्लांट्स आएंगे। अब प्लांट्स को खाने वाले क्या होंगे, पहले जीव होंगे शाकाहारी। कैसे होंगे, शाकाहारी जीव होंगे। और शाकाहारी पर कौन से जीव पाए जाते हैं, आप जानते हो मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी जीव आप जानते हो प्रथम द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होंगे सर्वाहारी जीव। क्या होंगे, सर्वाहारी जीव। तो हमेशा याद रखिए खास श्रृंखला कोई भी शुरू होगी वो उत्पादक से शुरू होगी। और इसमें जो उत्पादक को मिलेगी ऊर्जा, मान लो सपोज दैट इसके पास 10,000 किलो कैलोरी है, कितनी, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। तो हमेशा याद रखिए जब प्लांट्स को खाने वाले शाकाहारी जीव होंगे तो ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा, तो 10,000 से 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा बचेगी। कितनी बचेगी, 1,000 किलो कैलोरी। और साथ ही शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी, तो यहाँ बचेगी ऊर्जा 100 किलो कैलोरी। कितनी बचेगी, 100 किलो कैलोरी। और मांसाहारी को खाने वाले सर्वाहारी जीव हैं तो यहाँ पर 10 किलो कैलोरी ऊर्जा शेष बचेगी। अगर इस प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी में अगर देखा जाए शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी में, तो ऊर्जा का टोटल जो ह्रास है वो कितना है, 90%। अगले किसी भी कंज्यूमर को ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 10%। तो यहाँ पर ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, तो 90% होता है। कितना, तो आंसर हो जाएगा 90% हमारी ऊर्जा ह्रास होगी। प्रथम पोषण से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, वो कितना होगा, ओनली 10%। इसी को ऊर्जा का 10% नियम भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप इकोलॉजिकल पिरामिड्स की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले कौन वैज्ञानिक थे। देखिए ऑप्शन दिया हुआ, चार्ल्स एल्टन थे, ओडम थे, डार्विन थे या टेंसले थे। देखो चार्ल्स एल्टन, यहाँ पर ओडम की बात करें तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है किसे, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ये हमारा कहा जाता है किसे, तो याद रखिए ये कहा जाता है हमारे पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है ओडम को, जी ओडम को। डार्विन क्या है, आप जानते हो इन्होंने एक प्राकृतिक चयन बुक लिखी है। कौन सी बुक, प्राकृतिक चयन। याद रखिए नेचुरल सिलेक्शन बुक किसने लिखी, प्राकृतिक चयन बुक लिखी है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बुक किसने लिखी, तो याद रखिए ये बुक हमारी डार्विन ने लिखी है। और डार्विन एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया को बहुत सारी बातों को, जैव विकास से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। अब एजी टेंसले की बात करें, 1935 में इन्होंने क्या दिया था, तो ये दिया था इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो याद रखिए इकोसिस्टम शब्द हमारा किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था, एजी टेंसले ने। जबकि इकोलॉजिकल पिरामिड की परिकल्पना को 1927 में किसने प्रस्तुत किया था, तो ये चार्ल्स एल्टन ने। किसने प्रस्तुत किया था, चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छे से याद रखना है, चार्ल्स एल्टन ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, तो पारिस्थितिक परितंत्र की, पारिस्थितिक पिरामिड की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन। आंसर नंबर ए होगा आपका सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। देखो जो प्रकाश में उगने वाले पौधे होते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है। आप ऑप्शन दिया है आतपविद और छायारागी, मरुदविद या सैलोदविद। अब देखो आप जानते हो कि जो चट्टानों पर पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है सैलोदविद, चट्टानों पर उगने वाले पौधे,
ठीक, चट्टानों पे उगने वाले पौधे, इन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट। लिथोफाइट याद रखिए। लिथोफाइट किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना है, ये हमारे कहा जाता है सैलोद्भिद पौधों को। जो पौधे कहाँ उगते हैं? चट्टानों पर उगते हैं। मरुद्भिद, ऐसे मरुस्थल पर उगने वाले पौधे, जहाँ सैंड एरिया पाया जाता है, पथरीला इलाका है, पानी कम बरसता है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उस स्थल को क्या कहा जाता है? मरुस्थल, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिजर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजर्ट्स। अब डिजर्ट्स की क्या, यहाँ पर उगने वाली वनस्पतियाँ कांटेदार होती हैं। जैसे नागफनी का पौधा कहाँ उगता है? तो आपको पता है, पथरीले इलाके में जहाँ पानी कम बरसता है, और उस स्थान डेजर्ट एरिया में नागफनी का, मोहनबेकिया का पौधा, ठीक, ये सब कई सारे पौधे यहाँ पर हैं, मरुद्विदीय पौधे हैं। छायारागी, जो छाया वाले स्थानों पर उगने वाले ज़्यादातर पत्तेदार जो पौधे होते हैं, वो छाया वाले स्थानों पर उगते हैं, पत्तेदार पौधे। ठीक, याद रखना है। जैसे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सरस पौधे। क्या बोलते हैं? सरस पौधे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात था, ये था छायारागी, फोटोफिलस। इसमें देखो, प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या बोलेंगे? फोटोफिलस। क्या बोलेंगे? फोटोफिलस। जो प्रकाश में उगते हैं पौधे, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, फोटोफिलस प्लांट कहा जाता है, या आतोभिद। क्या कहा जाता है? आतोभिद। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, फोटोफिलस प्लांट। जो जो कहाँ उगते हैं? प्रकाश में उगने वाले पौधों को फोटोफिलस कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन कैसे होते हैं? देखिए, दृढ़पर्णी होते हैं, घास वन होते हैं, मरुस्थल होते हैं। तो मरुस्थल की आपको पता है, डेजर्ट एरिया में कांटेदार कटीले पौधे उगते हैं। यहाँ की वनस्पति कैसी होती है? पानी की कमी में उगने वाले पौधे होते हैं डेजर्ट्स एरिया में। तो नागफनी पंसिया, आपका ये पौधा हमारा कैसा है? मरुस्थलीय पौधा है। ठीक, घास वन स्थल, आप जानते हो दक्षिण अफ्रीका का एरिया है आपका। ठीक, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो थोड़ा देखो, यहाँ पर जो कहने का मतलब हमारा, ये घास वन ऐसे एरिया में जहाँ बारिश तो होती है, लेकिन उतनी बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पौधे उगते हैं। दृढ़पर्णी मतलब पर्वतों पर उगने वाले पौधे आपके। और सदाहरित, देखो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर सदा इवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। कौन सा फॉरेस्ट होगा? हमेशा याद रखिए, इवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। अधिक पेड़ पौधे वहाँ पर उगे मिलेंगे आपको, सदाहरित पौधे। ये हमेशा कैसे रहेंगे? हरे हरा भरा एरिया रहेगा। तो सदाहरित पौधे कहाँ उगते हैं? अधिक वर्षा वाले स्थानों पर उगते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान और आंधियों का आना किस मंडल में होता है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, या आयन मंडल में। देखो, आपको पता है समताप मंडल हमारा कौन सा क्षेत्र है? स्ट्रेटोस्फेयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और आपको याद रखना है, ये जो हमारा मंडल है, इसी मंडल को कहा जाता है ओजोन मंडल। क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल। ये पृथ्वी का दूसरी परत है, ओजोन मंडल जिसे कह सकते हैं, या ओजोनोस्फेयर भी कहा जा सकता है इसको। और ये हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 गैस होती है यहाँ पर। 20 से, पृथ्वी के 20 से आपके 35 किलोमीटर का क्षेत्र जो है, यहाँ पर सघन ओजोन गैस पाई जाती है। और ये कैसा कैसा क्षेत्र होता है? तो आप याद रखिए, ओजोन का जो क्षेत्र होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जिसे बोलते हैं ओजोन शील्ड। क्या बोलते हैं? ओजोन शील्ड कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को कहा जाता है? तो याद रखिए, समताप मंडल को कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ये हमारा क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसे कहा जाता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता किसके अंदर है? तो समताप मंडल में है। और इसीलिए पृथ्वी का इसे क्या कहा जाता है? कवच कहा जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो होती हैं, उनको रोकने का काम, अल्ट्रावायलेट रोकने का काम किसका है? तो अल्ट्रावायलेट को स्टॉप करने का काम हमारा समताप मंडल का है। ओजोन परत रोकती है। देखिए, अब आ जाइए, मध्य मंडल क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है -100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिए, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है मध्य मंडल का बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो आप जानते हो, मीजोस्फीयर कहा जाता है। इसी परत को क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। याद रखना, मीजोस्फीयर वो परत है जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा रहता है, यहाँ पर कम होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, उल्का पिंड पृथ्वी पर जो गिरते हैं, उल्का पिंड, आपको याद रखना है, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं, जो ऊपर आपके अंतरिक्ष से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। याद रखना, यहाँ पर उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है मध्य मंडल हमारा। आयन मंडल आप जानते हो, आयन मंडल में कौन सी तरंगे पाई जाती हैं, तो हमेशा याद रखना है रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षोभ मंडल जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर याद रखना। ट्रोफोस्फेयर हमारा वो क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है ये हमारा, इसी को हम बोलते हैं परिवर्तन मंडल। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल किसे कहा जाता है? परिवर्तन मंडल। तो इसी को हम बोलते हैं एक और नाम से बोलते हैं संवहन मंडल, इसी को कहा जाता है संवहन मंडल। और इसमें मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं किस मंडल में संपन्न होती हैं, तो आपको याद रखना है ये 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र है। ये लगभग 0 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई। अगर पूछा जाए अंटार्कटिका सॉरी जो हमारे पृथ्वी के क्या बोलते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं, वहां पर ओजोन की परत 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर कितने 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। कौन सा? क्षोभ मंडल। और मोटे तौर पर आप बात समझिए, मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं किस मंडल में घटित होती हैं, तो ये हमारी क्षोभ मंडल जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोस्फेयर। यहाँ पर सारी मौसम संबंधित क्रियाएं जैसे तूफान का आना, आंधी का आना, बिजली का कड़कना, बादलों का बनना, जलवायु परिवर्तन जो भी है हमारे, कोहरा हुआ आपका, साथ ही ओले पड़ना, ये सारी क्रियाएं हमारी समता क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न दिया है, देखिए अगला प्रश्न दिया है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषण पादप, मृतोपजीवी पादप। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी कैसे होते हैं, तो यहाँ थोड़ा प्रश्न थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, उतना सटीक नहीं लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न जैसे होना चाहिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी किस तरह के होते हैं, तो आप जानते हो खाद्य श्रृंखला के माध्यम में अगर देखा जाए तो उत्पादक सबसे पहले आते हैं। ठीक। और उत्पादक के ऊपर क्या है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता के अंतर्गत हमारे क्या आ जाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, तीनों तरह के आ जाते हैं जीव। आपका शाकाहारी और क्या जीव आ जाते हैं? दूसरा आपके मांसाहारी मतलब कार्निवोर्स, और तीसरा मीन्स हमारा सर्वाहारी। ठीक। और सर्वाहारी कैसे होते हैं, तो आपको पता है ये हमारे होते हैं कैसे, तो ये होते हैं ओमनिवोर्स। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न की मैथ नहीं, थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जीवों के खास स्वभाव में जितनी विविधता होती है खास श्रृंखला उतनी ही कैसी होगी। देखो सिंपल सी बात समझिए, खास श्रृंखला में जितने ज़्यादा जीव होंगे, जितनी ज़्यादा विविधता होगी, खास श्रृंखला उतनी लंबी होगी। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, लंबी होगी, अधिक लंबी होगी, छोटी होगी, अधिक लंबी होगी। तो जीवों में खास स्वभाव के आधार पर जितनी विविधता पाई जाएगी, खास श्रृंखला जो फूड चेन होती है, आप अगर बात सीधे मोटे तौर पर समझ लीजिए, फूड चेन क्या है हमारा, तो फूड चेन आप जानते हो कोई भी खास श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। यानी कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर बात करें, मान लो सपोज दैट छोटी सी खास श्रृंखला बनाते हैं, जैसे यहाँ पर ट्री है, तो ट्री को खाने वाला हमारा डियर है। ठीक। और डियर को खाने वाला लाइन है, तो ये छोटी सी लाइन खास श्रृंखला है। कैसी है? ये छोटी सी खास श्रृंखला है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीवों की संख्या कम है। कैसी है? जीवों की विविधता यहाँ देखने को कम मिल रही है। यहाँ पर उत्पादक आपका पौधा है, एक शाकाहारी जीव है और एक कैसा है? मांसाहारी जीव। तो खास श्रृंखला छोटी हो गई। अगर यहीं पे हम कह दें ग्रास है मतलब घास, घास है, घास के ऊपर क्या है? कीट है, कीट। ठीक। और कीटों के ऊपर क्या है? कीटों को खाने वाले मेढक मतलब फ्रॉग, और मेढक को खाने वाला आपका क्या? सर्प, और सर्प को खाने वाला क्या है? बाज है। ठीक। अब ये खास श्रृंखला में जीवों की संख्या ज़्यादा है, जैव विविधता अधिक है, तो ये खास श्रृंखला हमारी कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो जब भी जितनी भी जैव विविधता अधिक होगी तो खास श्रृंखला उतनी अधिक लंबी होगी। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? एटीपी आप जानते हो, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो सिक्के होते हैं, इन्हें ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है। आपको पता होगा ये एटीपी का निर्माण हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये इसका निर्माण एटीपी का कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सत्य श्वसन होता है
और ऊर्जा का उत्पादन हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है, तो आप जानिए पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एटीपी, और एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा जगत का सिक्का। याद रखना, ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हरे पौधे आप जानते हो ये क्या है, धरती पर क्या है, उत्पादक की भूमिका में। सबसे पहले ऊर्जा सूर्य की कौन ग्रहण करता है, तो प्रोड्यूसर्स, मतलब उत्पादक। छोटे बड़े पौधे सभी आ जाते हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उत्पादक। उत्पादक कैसे होते हैं, तो यह स्वपोषी स्वभाव के हैं। कैसे हैं, स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किस क्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। याद रखना, पौधे अपने भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्योंकि पौधों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और सूर्य की रेज को वो ग्रहण करके पौधों के लिए क्या बनाता है, तो भोजन बनाता है। अब पर्णहरिण क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है, आपको याद रखना है। तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हमारा पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है, तो सूर्य। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक। देखो, होते हैं उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, और अपघटक भी पाए जाते हैं। फिर ऑप्शन दिया है उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। ठीक, पौधे और जंतु, क्या, पौधे और जंतु। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर समझिए, इतना सारा पार्ट किसका है, तो ये जैविक घटक का पार्ट है। किसका है, जैविक घटक के अंतर्गत सजीव जीव आते हैं। जैविक घटक हमारा सजीव जीवों से मिलकर बना, पेड़ पौधों और जंतुओं से। उत्पादक में भी पेड़ पौधे हैं, और ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या है, तो ये जंतु हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन ए भी जैविक, ये किसकी पूरा ये इतना क्या है, तो हमारा जैविक घटक है। लेकिन जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं, तो हमेशा बनाते हैं इकोसिस्टम बनाते हैं। परितंत्र का निर्माण हमेशा किन चीजों से होता है, याद रखिए, परितंत्र महीना जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आप जानते हो प्रकाश है, प्रकाश आता है आपका, ताप आता है ना, आर्द्रता आती है। ठीक, आर्द्रता के अलावा क्या है, नमी आती है, सॉरी वायु हो गई, यहाँ पे मृदा हो गई, मृदा भी क्या है, ठीक, अकार्बनिक अकार्बनिक तत्व। ये सारे किसके घटक हैं, तो अजैविक घटक के। तो परितंत्र हमेशा जैविक और अजैविक घटक दोनों से मिलकर बनाता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ पर किसी परितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना। देखो, अगर वन्य जीव और वनों को हम काटेंगे तो बाढ़ भी आएगी, मृदा का सॉइल इरोशन भी होगा, और सूखा का भी पड़ना, मतलब ड्रॉट होगा, बाढ़ भी कहीं आएगी। तो ये सारे कारण सही है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया, अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र। तो हमेशा याद रखो, मानव द्वारा निर्मित जो भी परितंत्र होगा वो हमारा कैसा होगा, कृत्रिम परितंत्र होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। आप जानते हो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलेंगे कृत्रिम परितंत्र। क्या बोलेंगे, कृत्रिम परितंत्र बोलेंगे, याद रखना। अगला प्रश्न दिया है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन होने से कौन सा संकट उत्पन्न हो सकता है, पारितंत्र संकट होगा, पारिस्थितिक संकट होगा। देखो, पर्यावरण में कोई भी अवांछनीय अनवांटेड चेंजेस अगर आ रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी, जैव विलुप्ति होगी, जैव संकट होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, पारिस्थितिक, जिसे बोलेंगे पारिस्थितिक संकट। क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक संकट होगा अगर पर्यावरण में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन होता है। तो साथियों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी भी स्थान पर रह सकता है उसे कहा जाता है। जब बहुत सारी जातियां एक साथ रहेंगी तो उसे क्या बोलेंगे, परितंत्र बोलेंगे, जैव समुदाय बोलेंगे, जैव समुच्चय बोलेंगे, या जैव विविधता बोलेंगे। तो सीधी बात, आप बायोडाइवर्सिटी आप जानते हो, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के जो जाति का प्रकार पाया जाए, विभिन्न प्रकार की जीव जातियाँ पाई जाए, तो वो जैव विविधता का भाग है। लेकिन जैव समुदाय में कई तरह के जीव जंतु अपने आपस में साथ रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, याद रखना। बायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत क्या होगा, एक समूह में बहुत सारी जीव जातियाँ पाई जाएंगी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा जैव समुदाय। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न दिया है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे।
आपको पता है आर मिश्रा, आर मिश्रा को कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम यूपीटेट के लिए। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है? आर मिश्रा को। ठीक। ओडम आप जानते हो फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी, इससे ये इंटरनेशनल है और ये हमारे भारतीय हैं। तो इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है? आर मिश्रा को। और जबकि ये क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? पी ओडम को। ठीक। रिटर ने सर्वप्रथम कौन सा शब्द लिया था? इकोलॉजी नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने शब्द दिया था वो कौन सा दिया था? तो ये दिया था हमारा पारिस्थितिकी। कौन सा शब्द? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में किसने किया था? तो याद रखना ये किया था हमारा रिटर ने। कब दिया था? रिटर ने ये दिया था। रिटर ने शब्द कौन दिया था? तो याद रखना रिटर ने जो शब्द दिया था वो था पारिस्थितिकी 1965 में। कब दिया था? 1965 में। ठीक। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी जो है वो शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ई हैकल ने। किसने दिया था? ई हैकल ने। तो आंसर हो जाएगा ई हैकल। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखिए, जो भी पौधों को प्रकाश मिलता है उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रकाश बहुत ज़्यादा पौधे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो अवशोषण कितना होता है? 1 से 2% होता है। बाद बाकी जो भी प्रकाश होता है वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा 1 से 2% क्या होगा? प्रकाश ऊपर की ओर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होगा। इन्हें शैवाल क्या है? शैवाल देखिए, याद रखिए शैवाल हैं क्या? तो एल्गी हम इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। धरती के ये वो पौधे हैं जो छोटे हैं। कैसे हैं? ये प्लांट्स हैं, एक तरह के प्लांट्स हैं। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। याद रखिए, जड़ तना पत्ती का अभाव, जड़ तना पत्ती का अभाव किनमें पाया जाता है? तो शैवालों में पाया जाता है। आप जानते हो बहुत सारे समुद्री शैवाल तालाबों में पाए जाने शैवाल, नदियों में जो काई के रूप में पाए जाते हैं, वो क्या है? हमारे एल्गी या शैवाल हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इनको हम क्या कह सकते हैं? अतः इन्हें हम उत्पादक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्पादक। और उत्पादक हमारी जो सूर्य का प्रकाश लेकर अपने भोजन का निर्माण कर लें तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर। यानी ये पौधे एक प्रकार के क्या है? पौधे हैं जो बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ये किसकी भूमिका में है? तो ऑप्शन उपभोक्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में, अपघटक या शाकाहारी। तो एल्गी किस रूप में है? उत्पादक के रूप में। तो आंसर भी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, अपघटक। देखो बात कर रहा है मानव और सभी जंतु, तो मानव और सभी जंतु कहाँ किस भूमिका में होंगे? सर्वहारी होंगे या अपघटक के रूप में होंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये उपभोक्ता के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? कंज्यूमर के रूप में होंगे। भाई मानव है तब भी कंज्यूमर होगा, क्योंकि मानव क्या है? सर्वहारी जीव है। और सभी जंतुओं की बात हो रही तो उपभोक्ता के रूप में। सभी ये मानव और सभी जंतु कैसे हैं? विषमपोषी स्वभाव के हैं। ये दूसरों से ऊर्जा, विषमपोषी मतलब हेट्रोटॉपिक। ये क्या है? हेट्रोटॉपिक है। आपको याद रखना, हेट्रो जो दूसरे, हेट्रोटॉपिक हमेशा याद रखिए, ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विषमपोषी जीव। तो दूसरे जीवों से मतलब पौधों से ये मोस्टली क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। और ये क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं प्रश्न, परितंत्र में बाज का स्थान होगा। देखिए बाज, कोई भी खास श्रृंखला ले लीजिए तो बाज का स्थान, जैसे हम लेते हैं ग्रीन ग्रास ले लें, ग्रास। ग्रास के ऊपर क्या होगा? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीट, मतलब घास को खाने वाले क्या होंगे? कीट। और कीट को खाने वाले क्या होंगे? तो हमारे सर्प होंगे। क्या होंगे? सर्प। सॉरी, यहाँ पर इनको कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा। मेढक को खाने वाले क्या हैं? सर्प हैं। और सर्प को खाने वाले क्या हैं? तो यहाँ पर बाज। अंतिम में क्या है? बाज। देखिए अगर बात करें उपभोक्ता की तो घास यानी क्या है? उत्पादक की भूमिका में है। और बाद बाकी क्या है? हमारे उपभोक्ता। यहाँ से लेकर यहाँ तक उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कीट होगा, द्वितीय श्रेणी का मेढक होगा, तृतीय श्रेणी का सर्प होगा, चौथी श्रेणी पर बाज होगा। तो अंतिम में क्या है? बाज है। इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं टॉप, उच्च उपभोक्ता कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उच्च उपभोक्ता या चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता। तो ये हमारा क्या है? या तो उच्च उपभोक्ता बोलिए या इसको बोलिए, क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे टॉप कंज्यूमर्स या बोलेंगे चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता। यहाँ पर ऑप्शन दिए, उपभोक्ता कहेंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता कहेंगे, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे, द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता को टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। तो बाज किस भूमिका में है? टॉप कंज्यूमर की भूमिका में है इस खास श्रृंखला में। अगला प्रश्न दिया है, परितंत्र में मनुष्य है। तो आपको पता है मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि अपघटक है या सर्वाहारी। देखो
मनुष्य शाकाहारी जीवों को भी खा सकता है, ठीक। इसके अलावा मतलब वेजिटेबल्स वगैरह खाता है, तो मांस और शाकाहारी दोनों श्रेणी में आता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सर्वाहारी। जो सब्जियां भी खा ले और मांस को भी खा ले, यानी मांसाहारी जीवों को भी खा ले, उसे सर्वाहारी कहा जाता है। तो मनुष्य किस भूमिका में है? सर्वाहारी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, पोषण की दृष्टि से घटक होते हैं। देखिए, आपको पता है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होगी? उत्पादक से शुरू होगी। उत्पादक हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको खाने वाले हमारे शाकाहारी हैं। क्या है? शाकाहारी जीव। कौन से जीव? शाकाहारी जीव। और शाकाहारी जीवों को खाने वाले क्या है? मांसाहारी। तो मांसाहारी जो जीव हैं उनको खाने वाले हमारे कौन से जीव हैं? तो आपको सभी को पता है, ये सर्वाहारी हैं। यहाँ पर प्रश्न ये दिया है, अब घटक आप जानते हो सर्वाहारी। अब घटक क्या होते हैं? इन सभी जीवों के मरने के बाद क्या होता है? ये मांसाहारी, सर्वाहारी और ये घास फूस जो सारी एक बार क्या होगी? नष्ट होगी और डेड होगी। मृत होने के बाद इनका अपघटन होगा। तो अपघटन हमेशा जब होगा तो ये किन जीवों द्वारा होगा? अपघटन क्रिया हमेशा अपघटक जीवों द्वारा की जाती है। अपघटक जीवों द्वारा। तो अपघटक जीवों की अगर बात करें, अपघटक जीव हमारे कौन से हैं? तो हमेशा याद रखिए, जीवाणु और कवक। अपघटक जीवों की भूमिका में दो जीव आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई किसी भी जीव जंतु के मृत शरीर को सड़ाने गलाने की क्षमता रखते हैं, और ये लास्ट में किसी भी जीव के मृत शरीर को डीकम्पोज कर देते हैं। ये डिकम्पोजर है। क्या है? डीकम्पोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर। अब घटक को डिकम्पोजर कहा जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ये मृतोपजीवी जीव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी जीव कहलाएंगे। कौन? अब घटक को हम मृतोपजीवी जीव कह सकते हैं। मृत सड़े गले पदार्थों पर ये जीव पाए जाते हैं और उनका अपघटन करते हैं, तो इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। शाकाहारी जीव नहीं आते हैं, परजीवी नहीं आते हैं, मृतोपजीवी नहीं आते हैं, या इनमें से सभी? तो देखो, उपभोक्ता की भूमिका में आपके क्या है? शाकाहारी जीव तो हैं, साथ ही मृतोपजीवी जीव क्या है? अपघटक हैं। तो कौन नहीं आते हैं? तो यहाँ पर अगर उपभोक्ता की बात करें तो परजीवी तो आते हैं। परजीवी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मृतोपजीवी जीव किसके अंतर्गत नहीं है? उपभोक्ता श्रेणी में नहीं है। किस श्रेणी में नहीं है? उपभोक्ता श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ तक की जो आज का जो सेशन था, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, और आपकी यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया था। दोस्तों, हमारे लर्निंग व्हील पर सभी साथी बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। नए सब्जेक्ट का साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।